जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसले अलग अलग, कोई संघर्ष करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करें और यहां देखें 4 लाइनें बड़ी सुंदर सी दी गई हैं। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मतलब वो जो रातों का जगना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना है, एक दिन आपके लिए यही इतिहास बनने वाला है। आइए इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए दिया गया है पहला ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना प्रारंभ किया है। यहां हमारे जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, ये पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही है। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत परियोजना को प्रारंभ किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश से अगर हम बात करें, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर जो है मित्रों, इसकी राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू जी जो है ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है बीडी मिश्रा जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, हाल ही में डोनी पोली हवाई अड्डा जो कि मित्रों अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है, इसका शुभारंभ किया गया है। और ये कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यहीं पे स्थापित किया जा रहा है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से तो आपको याद रखना है, इसे सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य के रूप में अगर पूछा जाए और स्थान के रूप में पूछा जाए, तो दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। राज्य के रूप में पूछा जा रहा है तो यह अरुणाचल प्रदेश होगा, और अगर स्थान के रूप में पूछा जा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश का बेथु जो है यह स्थान के रूप में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में है। इसी क्रम में यहां बात हो रही थी जल विद्युत परियोजना की, तो आपको याद रखना है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो आप इसे भूलिएगा नहीं, जरूर याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के खांडवा, कहां? मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थापित किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक या सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो मित्रों आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य जो है यह पहले स्थान पे है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है अरुणाचल प्रदेश से, आपको जरूर इतना याद रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न और याद रखें, पूछा जाता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहां अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है। यह भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आपको असम को याद रखना है, असम की राजधानी दिसपुर है। और आपको याद रखना है बाजरा मिशन। कौन सा मिशन मित्रों? बाजरा मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह असम राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों का आय दुगना करना। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है यूएन के द्वारा 2023 को। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो अभी एक प्रश्न हमने यहां देखा है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ यही याद रखना है, एक ऊधो नृत्य महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था। यह कहां किया
गया था? तो ये ग्वालियर जो है, ग्वालियर शहर, और ये शहर किसका है? मध्य प्रदेश का है, यहां पर आयोजित किया गया था। अभी हमने राजस्थान के बारे में एक प्रश्न देखा है कि सौर ऊर्जा की बात की जाए, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो राजसमंद नाथ द्वारा में, और इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विश्वास स्वरूपम जो है इसका नाम दिया गया है, और विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में है। आइए मित्रों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखें। देखिए यहां पहला प्रश्न दिया गया है दूसरा प्रश्न के रूप में, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर, यहां आपको ध्यान रखना है नसीम अल बहर जो है ये किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो देखिए पहला विकल्प हमारा है कतर, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ईरान, चौथा ओमान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। अगर हम बात करें या भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें ये कौन सी सेना इसमें भाग लेगी? तो नौसेना इसमें भाग लेगी, यह भी ध्यान रखना है। और ये संस्करण कौन सा है मित्रों? तो ये 13वां संस्करण है, और इससे पहले 12वां संस्करण जो है ये मोरमोगाओ तट पर भारत में इसका आयोजन किया गया था, और अब की बार कहां किया जा रहा है? यहां ओमान में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी यह भी आपको याद रखना है। तो 1993 ईस्वी से यह प्रारंभ किया गया था, और यह 13वां संस्करण है। अगर आप भूले नहीं हो तो एक प्रश्न आप रिकॉल जरूर रखेंगे कि ओमान के साथ भारत अल नगाह नामक सैन्य अभ्यास का, युद्धाभ्यास का क्या करता है? आयोजन करता है, या भारत के साथ सैन्य युद्धाभ्यास के रूप में अल नगाह का भी आयोजन किया जाता है ओमान के साथ। अगर हम बात कर लें अन्य महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों की, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बने रहते हैं युद्धाभ्यास से, तो आपको भूलना नहीं है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। युद्धाभ्यास साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों मालाबार। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास। ये किन देशों के साथ होता है? तो यूएसए और भारत के बीच में इन युद्धाभ्यासों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है काजिंद युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों भारत और कजाकिस्तान। कौन? भारत और कजाकिस्तान। अगर आपसे पूछ लिया जाए खंजर युद्धाभ्यास के बारे में मित्रों, तो आप जरूर याद रखें खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में अगर बात की जाए संप्रीति की दोस्तों, संप्रीति की साथ ही साथ बोंगो सागर की, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। ये किसके साथ होता है? ये बांग्लादेश और भारत के बीच में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास हैं। सूर्य किरण की बात की जाए तो ये किसके साथ होता है? तो आप याद रखेंगे नेपाल और भारत के साथ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। अगर बात करें डस्ट लिक की, तो आप याद रखें डस्ट लिक जो युद्धाभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान, कौन? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अगर हम बात करें यहीं पिच ब्लैक युद्धाभ्यास, साथ ही साथ मालाबार पुनः युद्धाभ्यास, ये किस देश के साथ होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। यहां बार बार एक प्रश्न आपके सामने से गुजर रहा है मालाबार युद्धाभ्यास, तो यह एक स्पेशल युद्धाभ्यास है। और आपको एक संस्थान याद रखना है दोस्तों, क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप याद रखेंगे भारत शामिल है, साथ ही साथ जापान शामिल है, साथ ही साथ यूएसए शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। और ये जो 4 देश हैं इन्हीं के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो 2007 में शिंजो आबे जी द्वारा किया गया था। और ये चारों देश मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन करते हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए प्रतिभाग करते हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के रूप में अगर आपसे पूछा जाए स्लीनेक्स युद्धाभ्यास और मित्र शक्ति
मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस देश के बीच से आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति और सैनिक युद्धाभ्यास आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखें। यहां देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में इंडेक्स से एक प्रश्न दिया गया है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब भारत रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विकल्प हमारा दिया गया है 136, दूसरा 61, तीसरा 135, चौथा 150। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सही है। अगर हम बात करें कि ये रेडीनेस इंडेक्स किससे संबंधित है तो इसके कुछ स्तंभ हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला दूर संचार, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ आपको याद रखना है मोबाइल नेटवर्किंग, साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्रॉडबैंड सेवा। इन सारे में को सुचारू रूप से प्रदान कराने के लिए यह जो देशों की जिम्मेदारी है, इन देशों के आधार पर अमेरिका की यूएसए की एक गैर लाभकारी संस्था है और इसी के द्वारा रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। अब की बार कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 131 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत का स्थान जो रहा है ये 61वां रहा है। मतलब चाहे वह दूरसंचार की बात हो, चाहे प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो, इस क्षेत्र में जो कार्य करने की दर है उसमें भारत जो है 61वें स्थान पे है 161 देशों में। और अगर विगत वर्षों की बात करें तो विगत वर्षों की जो इनका स्थान रहा है उसमें सुधार देखा गया है। इसी क्रम में यह इंडेक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न है तो विकल्प के रूप में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिए गए हैं विकल्प, इनको भी इसी क्रम में हम देख लें। अगर बात करें 136वां स्थान भारत किस में है तो आप ध्यान रखेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक भारत का स्थान कितना है तो 136वां है। अगर बात की जाए विश्व शांति सूचकांक की तो मित्रों यहां पर भारत का स्थान 135वां है। और आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है तो यह भी भारत का स्थान 135वां है। यहीं पे 150 के बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है तो 150 है। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है तो 180 देशों में सबसे निचले पायदान पर कौन है? भारत है 180वें स्थान पे। अगर बात की जाए यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी होता है तो आप याद रखेंगे UNDP के द्वारा जारी होता है। और इसके कितने आयाम है? 3 आयाम है, साक्षरता है, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय है और आपको याद रखना है मृत्यु दर जो है इसका जो है 3 मुख्य आयाम है। अगर हम बात कर लें कि भारत का स्थान HDI में कितना है तो 132वां स्थान है। अगर बात की जाए यही सतत विकास में भारत का कितना रैंक है तो आप याद रखेंगे 120वां स्थान है। अगर हम बात कर ले यही ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है तो आप जरूर याद रखेंगे भारत का स्थान 112 है। अगर हम बात करें विश्व भूखमरी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व भूखमरी सूचकांक की तो यहां पर भारत का स्थान 107 है। अगर बात कर ले नवाचार सूचकांक की भारत का स्थान 40 है। अगर बात कर ले प्रतिस्पर्धा सूचकांक की तो भारत का स्थान 37वां है। ये महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, आप इनको एक से अधिक बार रिकॉल रखेंगे और जब भी परीक्षा में बैठेंगे आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया, इंडिया का मैप दिखाया गया है और दिया गया है 61वां जो आपका रैंक है ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के रिपोर्ट में, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये अमेरिका की एक गैर लाभकारी
संस्था है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिवस से दिया गया है। हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पहला दिया गया है 21 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर, तीसरा 14 नवंबर और जो चौथा आपका ऑप्शन है यह दिया गया है 19 नवंबर। यहां जो आपके विकल्प सही है, यह विकल्प नंबर ये सही है। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर 21 नवंबर से, तो आपको याद रखना है विश्व मत्स्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरी जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1997 को वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरी की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां अन्य विकल्प भी दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन कौन सा देश करता है, तो पहले स्थान पे चीन करता है, साथ ही साथ दूसरे स्थान पे कौन करता है? तो दूसरे स्थान पे भारत करता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि मछली उत्पादन किस क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही अगर पूछा जाए कि मछली पालन का नाम, मछली पालन या मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पीसी कल्चर जो है, ये मछली पालन जो है ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 20 नवंबर की, तो आपको ध्यान रखना है 20 नवंबर के रूप में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस की बात की जाए, राष्ट्रीय बाल दिवस की बात कर दी जाए, तो यह राष्ट्रीय बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 19 नवंबर की, तो आपको भूलना नहीं है विश्व शौचालय दिवस, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, और आपको याद रखना है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है, और 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे अगर बात की जाए 5 नवंबर की, तो आपको याद रखना है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यही पूछा जाए 7 नवंबर के बारे में, तो आप याद रखेंगे 7 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यही पूछ लिया जाए 11 नवंबर के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अगर 12 नवंबर की बात की जाए, तो विश्व निमोनिया दिवस जो है यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 15 नवंबर की, तो आप याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस, जो हाल ही 2021 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस। साथ ही साथ आपको याद रखना है झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो यह 15 नवंबर को मनाता है। 16 नवंबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अक्टूबर माह के दिवस हैं, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगली जानकारी को सीखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 17 का परीक्षण किया गया? होसांग है ये,
होसांग 17 का परीक्षण किया गया है। विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला दिया गया अमेरिका, दूसरा दिया गया उत्तर कोरिया, तीसरा दिया गया जापान, चौथा दिया गया चीन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। उत्तर कोरिया के द्वारा एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, होसांग है, इसको क्या किया गया है, परीक्षण इसका किया गया है। अब यहां से आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम होसांग है और होसांग 71 है जो कि उत्तर कोरिया के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर कोरिया की राजधानी जो है मित्रों, ये सियोल है। क्या है? सियोल है। और यहीं पे दक्षिण कोरिया को नहीं भूलना है, दक्षिण कोरिया को भी याद रखना है, और दोनों की राजधानियां एक साथ आप याद रखेंगे तो भूलना आपके लिए आसान होगा। और ये जो आप गलती हो जाती है यहां से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में, तो आप वो गलती से बच जाएंगे। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल है, जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अब अगर हम बात करें, यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है, और ये पिक्चर किसका है? तो आपको याद रखना है होसांग 17 का है जो कि उत्तर कोरिया का है, और ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है। अगर हम बात करें इसके लॉन्चिंग व्हीकल की, तो ये पोर्टेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है। ये कितने किलोग्राम भार वहन क्षमता वाला है? तो 15,000 किलोग्राम भार वहन क्षमता क्या है? इसकी भार वहन क्षमता है। अगर हम यही एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा जो है, ये 38वीं समांतर रेखा है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो उत्तर कोरिया का हो गया, भारत में कौन सी है? तो आपको याद रखना है अग्नि 5। कौन है? अग्नि 5 जो है ये भारत में निर्मित है, और यह भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। और ऐसा माना जा रहा है, या इनके द्वारा एक घोषणा किया गया है कि इस मिसाइल के द्वारा यूएस से अमेरिका तक इसका जो है प्रक्षेपण किया जा सकता है आसानी से, या सुविधाजनक पूर्वक से प्रक्षेपण किया जा सकता है। अब बात हो रही थी रेखाओं की, तो कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे हमने बात कर लिया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा 38वीं समांतर रेखा है। तो इसी तरह आपको याद रखना है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो 49वीं समांतर रेखा है। आपको भूलना नहीं है 17वीं समांतर रेखा, 17 डिग्री समांतर रेखा किनको अलग करती है? तो आप याद रखेंगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में जो रेखा है, ये इसका नाम क्या है? 17वीं समांतर रेखा है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा विभाजक रेखा है? तो आप याद रखेंगे रेड क्लिफ रेखा जो है, ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा के रूप में है। बात की जाए मैक-मोहन रेखा किन किन देशों को विभाजित करती है? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा मैक-मोहन रेखा है। अगर बात की जाए डूरंड रेखा की, तो आप याद रखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये डूरंड रेखा है। जीरो लाइन आपको याद रखना है, जीरो लाइन रेखा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यहां भारत का जो राज्य है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में विभाजक रेखा जो है ये कौन सी है? जीरो लाइन है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जापान की बात कर लें तो इसकी राजधानी टोक्यो है, और अगर चीन की बात कर लें तो इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग जो है इसकी राजधानी के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट, लिस्ट यहां है, ये इसको सही कर लेना है, लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है?
तो देखिए पहला दिया गया है, यहां खिलाड़ी आपको बताना है। पहला है विराट कोहली, दूसरा सूर्य कुमार, तीसरा सेन करन, चौथा एन जगदीशन है। अब यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये एन जगदीशन है। इन्होंने हाल ही में एक पारी में 277 रन, कितने 277 रन बनाए हैं निजी स्कोर के रूप में, और यह सर्वाधिक है। इससे पहले किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड था, इन्होंने इस रिकॉर्ड को क्या किया है? ब्रेक किया है, और इनका नाम क्या है? एन जगदीशन है, आपको याद रखना है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, और इन्होंने किसके खिलाफ यह किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने यह स्कोर बनाया है, जो कि अभी तक का सर्वाधिक निजी स्कोर के रूप में है। अब इसी क्रम में हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो क्रिकेट के परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1909 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय इसका दुबई में है, और हाल ही में इसके अध्यक्ष ग्रेग वर्कले जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेग वर्कले इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के रूप में किसे चुना गया है? तो आप याद रखेंगे अक्टूबर माह में पुरुष वर्ग में विराट कोहली को चुना गया है। साथ ही साथ अगर महिला वर्ग की बात करें, महिला वर्ग में तो आपको याद रखना है निदा डार हैं। ये कहां की खिलाड़ी हैं? ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। इनको अक्टूबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। किस क्रम का था? 8वां था। और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। शुरुआत इसकी कब की गई थी टी20 मैचों की? तो 2007 में किया गया था। और पहला विजेता मैच कौन रहा था? देश, तो भारत इसका पहला विजेता देश के रूप में रहा था। अगर हम बात करें अब की बार 2022 का विजेता टीम कौन रहा? तो इंग्लैंड दोस्तों ये विजेता टीम के रूप में रहा है, और उप विजेता कौन रहा है? पाकिस्तान जो है उप विजेता के रूप में। यहां अगर हम बात करें, इंग्लैंड दूसरी बार यह ट्रॉफी को जीता है। पहले 2010 में इसने इस ट्रॉफी को जीता था, और 2022 का भी खिताब इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किसे चुना गया है, तो सेन करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। यहां बात हो रही थी निजी स्कोर के बारे में, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी आप नोट डाउन कर लें। अगर बात किया जाए कि एक ही मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सकीबुल गनी हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार राज्य से संबंधित हैं, आपको इनको भी याद रखना है। अगर बात करें एक ही मैच में 10 विकेट प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आपको याद रखना है एजाज अहमद हैं, और इन्होंने किस देश के खिलाफ ये प्राप्त किया था रिकॉर्ड? तो आपको याद रखना है भारत के खिलाफ। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में टी20 अगर पूछ लिया जाए, टी20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली जो हैं ये सर्वाधिक रन बनाने वाले टी20 मैचों में हैं, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अन्य जानकारियों को सीखते हैं। अगला यहां देखिए एक महत्वपूर्ण पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। ये कौन है? एन जगदीशन है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ देखिए यहां बीसीसीआई के बारे में दिया गया है। सबसे पहले जाने कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय मुंबई कहां है? मुंबई में है। और हाल ही में 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली जी के स्थान पे। कौन? रोजर बिन्नी है। अगर बात की जाए आपसे कि पुरुष वर्ग का कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। और अगर यही बात किया जाए महिला वर्ग की, तो रमेश पवार जो हैं ये महिला वर्ग के कोच के रूप में हैं, यह भी आपको याद रखना है। यहां देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में दिया गया है, इससे आपको याद रखना है टी20 एशिया कप
T20 एशिया कप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मित्रों ये श्रीलंका ने जीता है। किसको ये पराजित किए थे? तो उप विजेता के रूप में पाकिस्तान रहा है। जबकि अगर हम बात करें T20 एशिया महिला कप का पुरुष ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। अब आपको ध्यान रखना है वर्तमान में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर जो हैं वर्तमान में महिला जो क्रिकेट टीम है इसकी कप्तान है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा घर। यहां पर आपको ध्यान रखना है घर वेब पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां घर से आपको याद रखना है गो फॉर होम एंड रीयूनाइट। इसका जो घर है इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म है और इसी को कहा गया है घर वेब पोर्टल। अगर हम बात करें यहां विकल्पों की तो अत्यंत महत्वपूर्ण यहां आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चौथा दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही है। अब यहां घर से संबंध क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थितियां जहां पर बेगारी या तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको करने में बालकों के द्वारा इनका मदद लिया जाता है या बालकों के द्वारा कराया जाता है, संपन्न किया जाता है, उनसे छुटकारा दिलाकर उनको पुनः अपने घर में विस्थापित करना या घर को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो अधिनियम आप याद रखेंगे अधिनियम 2005 के तहत इसे स्थापित किया गया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में एक अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछा जाता है 23, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 पूछा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बलात् श्रम जो है बलात् श्रम, आपसे बलात् श्रम पूछा जाएगा कि बलात् श्रम किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 23 में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अनुच्छेद 24 के बारे में। तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो जोखिम भरे कार्य हैं या कार्यों में न लगाना या निषेध किया गया है किसमें? अनुच्छेद 24 में। इसी परिप्रेक्ष्य में एक आपको संशोधन याद रखना है 86वां संविधान संशोधन जो कि सन 2002 में हुआ था और इसके आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया था। यह भी पूछा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे यह अनुच्छेद 21 का है। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है जो कि सन 2002 में किया गया था। अगर हम बात करें यहां अन्य विकल्पों के बारे में तो नीति आयोग के बारे में आपको याद रखना है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसने किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और हाल ही में इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। यह भी याद रखना है। और हाल ही में नीति आयोग के चौथे सदस्य के रूप में भी एक सदस्य को जोड़ा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक चौथे सदस्य का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग का पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन थी? तो आपको याद रखना है जयंती पटनायक जी थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसी कारण यह महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है रेखा शर्मा जी जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां स्वास्थ्य मंत्रालय की तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ये मनसुख मंडाविया जी हैं और हाल ही में आपको ध्यान रखना है
फैमिली प्लानिंग के लिए थाईलैंड में एक्सेल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत को दिया गया है फैमिली प्लानिंग में कार्य करने के लक्ष्य में। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, हाल ही में यूएन के प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के आधार पर बात की गई थी कि 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई है? तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। 8 अरब। कितना हो गया है? 8 अरब हो गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? तो 8 अरब जनसंख्या जो है यह 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अन्य एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखिए, यहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार जो अधिनियम है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, यह एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है, जो कि अधिनियम आप याद रखेंगे। अधिनियम कौन सा है? अधिनियम 2005 के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला हाथी मृत्यु लेखा परियोजना ढांचा तैयार किया गया? अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जहां पर हाथियों की मृत्यु से संबंधित परीक्षण किया जाएगा और उसका लेखा तैयार किया जाएगा? विकल्प हम अगर देखें तो पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहां की राजधानी चेन्नई है। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी जो है यह चेन्नई है। अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में भारत में 33वां हाथी रिजर्व के रूप में किसे चिन्हित किया गया है और वह किस प्रदेश से संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए तराई हाथी रिजर्व, जो कि कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब बात हो रही है कि यह तो भारत का 33वां है, इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को देख लें तो यह उत्तर प्रदेश का दूसरा है। अब यहां से प्रश्न और टफ हो सकता है कि पहला कौन सा उत्तर प्रदेश का है? तो आप ध्यान रखेंगे शिवालिक जो है ये पहला हाथी रिजर्व है। कहां का? उत्तर प्रदेश का। और अब तक भारत में टोटल कितने हाथी रिजर्व हो गए हैं? 33 हाथी रिजर्व हो गए हैं। और हाथियों की मृत्यु के बारे में परीक्षण करना और उसका लेखा तैयार करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है ऐसा करने वाला? तो यह तमिलनाडु राज्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु की राजधानी अभी हमने बात किया कि चेन्नई है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और केरल के तट को मालाबार, कौन सा? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में तमिलनाडु खूब चर्चा में रहा है, चाहे वह आर्द्र भूमियों की संख्या हो मित्रों, चाहे वो डुगोंग संरक्षण केंद्र हो। तो उन प्रश्नों को पुनः देख लें। अगर बात की जाए कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। और सर्वाधिक किस प्रदेश में है? तो 14 आर्द्र भूमियां जो हैं ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां है? तमिलनाडु राज्य में है। दूसरे स्थान पे 10 आर्द्र भूमियों की संख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर बात करें भारत में पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किए जाने की अधिसूचना की गई है? तो यह तमिलनाडु में। और सिलेंडर लोरिस अभयारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 17वां वन्य जीव अभयारण्य के रूप में दक्षिण कावेरी को घोषित किया गया है। और तमिलनाडु राज्य के द्वारा 17वां वर्ल्ड सेंचुरी भी घोषित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, जहां विजेता देश के रूप में उज्बेकिस्तान रहा है। और वहीं से आपको ध्यान रखना है कि फीडे के प्रमुख जो हैं उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया है।
अगले प्रश्न के रूप में अगर हम बात करें तो यहां उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है नाइट सफारी पार्क कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर हम बात कर ले तिरपनवा टाइगर रिजर्व, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे घोषित किया गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है, और 52वां राजस्थान का रामगढ़ विस्तारी है। अगर हम बात करें T×2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, कून्हो नेशनल पार्क के बारे में। यहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें से 5 क्या हैं, मादा हैं, और 3 नर हैं, जिसमें से एक मादा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या रखा गया है, आशा रखा गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो आप याद रखेंगे कर्नाटक में हाल ही में आपको याद रखेंगे यहां के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, और राज्यपाल के रूप में थावर चंद गहलोत जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कर्नाटक से ही, कर्नाटक का संबंध जो है ये हम्पी से है, जो कि इतिहास में बहुत पॉपुलर स्थल के रूप में रहा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में रहा है। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। तमिल संगम साहित्य संगमम का आयोजन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो तमिल संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृतियों में समानता और उनको युवाओं में प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में इसका आयोजन किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां एक मैप के माध्यम से तमिलनाडु को देख लेते हैं। देखिए कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित राज्य जो हैं ये किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु निम्न में से किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इसे देखें, यहां देखिए तमिलनाडु जो है ये केरला से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे यहां देखिए आगे की तरफ वे ऑफ बंगाल है, और आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक से अपनी सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ यहां देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपको दिखाई देगा, यहां पर ही आपको पाक स्टेट जो है यह दिखाई देगा। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुनिया का पहला ड्रोन के द्वारा पशु के टीकों की आपूर्ति की गई। यहां बात हो रही है कि दुनिया में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ड्रोन के द्वारा टीकों की सप्लाई की गई, और वह टीके किसके लिए, पशुओं के लिए। अब हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में विश्व में पहली बार ड्रोन के द्वारा पशुओं का टीका जो है ये क्या किया गया, सप्लाई किया गया, और यह जो है ये विश्व में पहली बार किया गया है, इसी कारण यह चर्चा में भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में पशुओं में एक बीमारी प्रसारित हुई थी, जिसके कारण आपको याद रखना है जो आपका अजमेर महोत्सव या अजमेर पुष्कर मेला जिसका आयोजन किया जाता है, उसमें पशुओं की भी खरीदारी होती है। तो वहां से पशुओं की खरीदारी या पशुओं को अब की बार लंपी नामक बीमारी, आप याद रखेंगे लंपी नामक बीमारी का संबंध किससे है, तो ये पशुओं में फैलने वाली बीमारी है, और इसी के कारण पुष्कर मेले में पशुओं को वर्जित कर दिया गया था। अब यहां बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के द्वारा टीका प्रसारित किया गया है, पहुंचाया गया है, और यह पहला है विश्व में। अगर हम बात कर ले यहां अरुणाचल प्रदेश से, तो एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में लिखेंगे कि भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की,
ब्रह्मपुत्र नदी की कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहां से प्रवेश करती है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से तो एक प्रश्न पूछा जाता है सेला सुरंग, साथ ही साथ बोमडीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो सेला सुरंग और बोमडीला दर्रा का संबंध जो है ये अरुणाचल प्रदेश से है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यहां से पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश से ही, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण के रूप में है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बीडी मिश्रा जी जो हैं इन्होंने किस एक अतिरिक्त राज्य का प्रभार ज्ञापित किया है, किसके लिए राज्यपाल के रूप में प्रभार संभाला है, तो वह मेघालय होगा। कौन सा होगा, मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा जी को दिया गया है। साथ ही साथ यहां याद रखना है कि बीथू जो है यहां पर एक सड़क का नाम साथ ही साथ एक सैन्य स्टेशन का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर बात करें भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, और वर्तमान में दूसरे सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो आप याद रखेंगे भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का मांडला है। अगर पूछा जाए हर घर जल प्रमाणित जल पहला जिला कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर शहरों की सूची में पूछा जाए सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में लगातार 5वीं बार कौन शामिल हुआ है, तो इंदौर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ शहरों राज्य के बारे में, तो वह भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। केरल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, केरल में हाल ही में आपको याद रखना है कि केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है, तो यह केरल राज्य में स्थापित किया गया है। आइए अरुणाचल प्रदेश को एक मैप के माध्यम से देखें। यहां देखिए कुछ यहां के नेशनल पार्क हैं, जैसे पूछ लिया जाता है मोलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही नामदफा नेशनल पार्क कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश है किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो असम से बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। और यहां अगर राज्यों में पूछा जाए तो नागालैंड से, और अंतरराष्ट्रीय में भूटान से, म्यांमार से, साथ ही साथ चाइना, इन 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन, आपका अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी ईटानगर, देखिए यहां ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में किस उपन्यास को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला देखिए दिया गया है खालिद राशिद, दूसरा असगर वजाहत, तीसरा फहमीदा अजीज, चौथा दिया गया है गीतांजलि श्री। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा, खालिद रशीद को इनको 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी जो है साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें यही अन्य विकल्पों के बारे में, तो आपको याद रखना है 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो असगर वजाहत को, और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है महाबली जो है इनकी किताब का नाम है, आप याद रखेंगे। अगर बात करें फहमीदा अजीज, ये बांग्लादेश की हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिजकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो बांग्लादेश की फहमीदा अजीज को दिया गया है। अगर हम बात करें गीतांजलि श्री की, तो आपको याद रखना है पहली भारतीय महिला है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनकी कृति क्या है, टॉम ऑफ द सैंड, और
इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ड्रेजी रोपवेल के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और इसे हिंदी में रेत की समाधि के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो साहेन करुण तिलका को दिया गया है। यह भी कहां से संबंधित है? तो यह भी बांग्लादेश से संबंधित है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रिजवाना हसन को दिया गया है। यह भी कहां से संबंधित है? यह भी बांग्लादेश से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो आपको याद रखना है नीलमणि फूकन। कौन है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। 57वां की बात करें तो दामोदर माउजो को दिया गया है। यही आपसे पूछा जाए 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे रामदरस मिश्रा को दिया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर यही बात कर लें लास्ट प्रश्न की तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का हिंदी के भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए। अगर उर्दू भाषा की बात करें तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए बात करें तो नमिता गोखले को दिया गया है। जबकि अगर पूछा जाए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है भगवंत अनमोल को युवा साहित्य हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपको जरूर याद रखना है। और जब भी पुरस्कारों से अगर प्रश्न बने हैं तो यहीं से लगभग बने हुए हैं। आप यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में यहां इनके पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। इनका पुस्तक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। क्या नाम है? द पैराडाइज ऑफ फूड। और इनके लिए खालिद जावेद को दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है 2022 का जेसीबी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में है। इसी क्रम में आपसे दो शब्द कह के हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए यहां लिखा गया है जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। मतलब अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।